जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, पिछले जो क्लास आपने देखी थी बाल विकास की, अपन ने पूरा का पूरा संपूर्ण रिवीजन किया था। आज अपन बात करने वाले हैं आपके समायोजन की। समायोजन और एक ये जो चौथी यूनिट है आपके समायोजन के साथ साथ विविध अधिगम करता। ये साथियों इसलिए ये यूनिट ली है मैंने कि थोड़ी छोटी है और अपने पास थोड़ा टाइम की थोड़ी कमी रहेगी। उस वजह से मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट जल्दी से मैं इस क्लास को खत्म करूं। और जो अधिगम की क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, अधिगम, व्यक्तित्व, बुद्धि, इनमें से ज्यादा सवाल आते हैं, तो इस क्लास को अपन ज्यादा टाइम दे। और मैं सोच रहा हूं कि उस क्लास को पूरा व्हाइट बोर्ड पर ही किया जाए साथियों। ये क्लास ज्यादा इतने अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से सवाल है जरूर साथियों। समायोजन, कम से कम 3 सवाल समायोजन और विविध अधिगमकर्ता की जो आपके डिसकैलकुलिया है, डिस्प्रेक्सिया है, वहां से सवाल निकलकर आते हैं साथियों। तो साथियों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, समायोजन कहते हैं किसको साथियों? सम प्लस आयोजन, यानी अच्छी तरह से समान रूप से व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से आप समझ गए होंगे साथियों। अभी जैसे कि रात के लगभग बज रहे हैं 11 बजे भी मैं क्लास ले रहा हूं, तो ये कहलाएगा एडजस्टमेंट। और आप अगर उस क्लास को 12 बजे भी देख रहे हैं रात को, तो वो कहलाएगा एडजस्टमेंट। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठो, आपकी सीट के पास वाला सो रहा है या बातचीत कर रहा है, लेकिन आपके उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रख रहे हैं, तो इसी को कहेंगे एडजस्टमेंट। चाहे बाहरी और वातावरण कैसा भी हो साथियों, लेकिन आप अगर अपने टारगेट की तरफ अग्रसर है, तो उसी को अपन कहते हैं एडजस्टमेंट। साथियों देखो, सुव्यवस्थित अथवा अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाना ही क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। सुव्यवस्थित अथवा अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाना ही क्या कहलाएगा साथियों? समायोजन कहलाएगा। समायोजन का मतलब हो गया व्यवस्थापन या फिर अनुकूलन। अच्छे ढंग से परिस्थितियों को, चाहे परिस्थिति कैसी भी है, उसको अगर अपने अनुरूप ढाल लिया अपन ने, तो वो क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। अगर आप कहीं किसी आपकी जो जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब, टीचर बन जाते हो, कहीं ऐसी स्कूल में नंबर आता है जहां पर रहने करने की कोई व्यवस्था नहीं है, खास क्लासें जो है वो टूटी फूटी है, लेकिन अगर आप उसको अपने अनुरूप ढालते हो, आप डेली ये शिकायत करते हो यार अच्छी क्लास नहीं है, अच्छी वो व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊं, क्या करूं, तो वो कहलाएगा कुसमायोजन साथियों। लेकिन अगर आप वहां पे परिस्थितियों को बदल देते हैं, वहां अच्छे से समायोजित कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ा पाते हैं, तो उसको कहेंगे समायोजन साथियों। समायोजन के साथ सामने परिभाषा दी गेट्स ने, तो सीधा सा देखो शॉर्टकट में याद रखना, वातावरण है स्वयं के साथ मधुर संबंध बनाता है गेट्स। गेट जो है वातावरण और स्वयं के साथ में क्या बनाएगा साथियों? मधुर संबंध। गेट क्या करता है? एक कमरे के अंदर की दीवार और बाहर की दीवार को अलग अलग करने का कार्य करता है। तो वह गेट भी यहाँ पे क्या कर रहा है? वातावरण और स्वयं के साथ में मधुर संबंध बनाने की बात करता है साथियों। कोलमैन क्या कहता है? आवश्यकता और कठिनाइयों का निराकरण की बात कर रहा है। आवश्यकता और कठिनाइयों के निराकरण की बात कौन कर रहा है साथियों? गेट्स, कोलमैन कर रहा है, सॉरी। सेफर क्या कह रहा है? जीवधारी आवश्यकताओं की संतुष्टि ही क्या कहलाएगी? समायोजन। आपकी जो संतुष्टि है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, चाहे वो कैसे भी स्कूल है, वो आपकी क्या है? जीवधारी आवश्यकताओं की संतुष्टि है, तो वो शेफर ने दी है साथियों। साथियों ध्यान रखना, परिभाषा अगर कई छात्र कहते हैं कि सर परिभाषा याद नहीं रहती, तो याद नहीं रहती तो कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल आएगा 30 में से, अगर उस एक सवाल के पीछे भागोगे तो बाकी सवाल रह जाएंगे साथियों, क्योंकि अपन को पात्रता पास करनी है, मेंस नहीं बनाना है। रिजल्ट का मतलब यह है कि आपको मेरिट नहीं बनानी है। तो अगर एक नंबर छोड़ते हुए चलते हो, परिभाषा याद नहीं रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। वो जीव शास्त्रीय शब्द आए तो वो किसने दिए हैं? वॉन हेलर ने दिए साथियों। स्मिथ, स्मिथ ये कहता है कि अर्थ के अनुसार संतोष वाली बैटिंग कौन करता है साथियों? स्मिथ करता है। स्मिथ जो अपने स्टीव स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया की, जो वो क्या करते हैं? अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित संतोष देने वाला होता है। आपके अर्थ पर आधारित हो और आपको संतोष देने वाला हो, आपको सुकून देने वाला हो, उसी को अपन क्या कहते हैं साथियों? स्मिथ के अनुसार समायोजन कहते हैं। अर्थात समायोजन वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सुख व सफलता की ओर अग्रसर होता है। समायोजित एडजस्टमेंट है तो आप जिंदगी भर सुखी रहोगे, जिंदगी भर सुखी रहोगे और सफलता की ओर अग्रसर रहोगे। अगर आप हर चीज में कोई ना कोई कमियां निकालते हो, सर मेरी परिस्थिति नहीं है, मैं क्या करूं सर, अब तो समय कम बचा है, अब क्या करूं, तो साथियों आप सफल नहीं हो पाओगे। चाहे दिन 15 ही बचे क्यों ना हो। जो अपने कमेंट आपने देखे होंगे, कल एक क्लास में कमेंट भी था कि सर आप तो मतलब ये रहेगा कि सर पहले 25 दिन लेके आए, फिर 20 दिन, फिर 15 दिन, ऐसे 10 दिन, 5 दिन, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी लेके आओगे। हाँ साथियों लेकर आएंगे, हम आपको एग्जाम हॉल तक मोटिवेट करते रहेंगे। अब वो आपके हाथ में है, मेरा काम है मोटिवेट करना, आपके हाथ में आप मोटिवेट हो या नहीं हो। आप कमेंट करना आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो साथियों, लेकिन मेरा काम है आपको मोटिवेट करना। तो मैं सफलता और सुख की ओर अग्रसर हूं, चाहे वो आप कमेंट कैसा भी करो, चाहे गलत कमेंट रहेगा तो भी मैं उसको अपने एक पॉजिटिव वे में ही लूंगा कि हाँ कमेंट आ रहे हैं, छात्र देख तो रहे, चाहे वो गलत कमेंट कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं, क्लास उन्हें भी पसंद आ रही है लेकिन गलत कमेंट कर रहे हैं साथियों। समायोजन के प्रकार देखो, समायोजन के प्रकारों की बात करें, व्यक्तिगत समायोजन,
खुद का समायोजन, सामाजिक यानी समाज का, व्यवसायिक यानी व्यवसाय के अंदर आप समायोजित करते हैं, रचनात्मक मतलब हाथ की जो कला वगैरह है, आपकी रचनाएं वगैरह है, स्थानापन्न कहीं और जगह पर ट्रांसफर वगैरह होता है तो वहां किस प्रकार से समायोजन करते हैं साथियों। अब है समायोजित व्यक्ति की विशेषता व गुण। समायोजित व्यक्ति की विशेषता क्या क्या होती है? वो शारीरिक रूप से समायोजित होता है, सुसंयोजित होता है, मतलब शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होगा, वो ठीक ठाक होगा, न तो ज्यादा मजबूत होगा बहुत ज्यादा, न ही बिल्कुल कमजोर होगा साथियों। संवेगात्मक रूप से समायोजित, इमोशंस को कंट्रोल करेगा, वो हर जगह पे हंसना नहीं होगा, हर जगह पे रोना नहीं होगा, हर जगह पे दुख प्रकट नहीं करेगा, वो क्या रहेगा अंदर से पूरा का पूरा क्या रहेगा साथियों, मतलब मजबूत रहेगा संवेगात्मक रूप से। स्वयं की इच्छाओं को सीमा का ज्ञान, उसे पता है कि उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या उसकी बुराइयां हैं, जो भी उसकी अच्छाइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उसके ऊपर खुद का कंट्रोल रहेगा, किसी और का नहीं साथियों। आत्मसम्मान, इसकी अपन बात करेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर बाद। आत्मसम्मान और सम्मान की भावना साथियों, आत्मसम्मान व सम्मान की भावना साथियों, साथियों उसको पता है कि कहां पर मुझे आत्मसम्मान चाहिए, कहां पर मेरी हीन भावना हो रही है, कहां पर मुझे सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो जहां सम्मान मिल रहा है वहीं जगह पर रहना, जहां सम्मान नहीं मिल रहा उस जगह से चले जाना। सामाजिक रूप से समायोजित, समाज में उसकी क्या है, क्या नहीं, क्या तौर तरीके चल रहे, क्या नहीं चल रहे, कहां पर क्या चल रहा है, सब कुछ उसे नॉलेज रहना चाहिए, उसको क्या होगा समायोजन की विशेषता साथियों। उचित महत्वाकांक्षा स्तर, उसकी महत्वाकांक्षा ऊपर होनी चाहिए। थर्ड ग्रेड का पहली पोस्ट है, थर्ड ग्रेड लगना, उसके बाद मुझे सेकंड ग्रेड लगना, उसके बाद मुझे फर्स्ट ग्रेड लगना, ये क्या होनी चाहिए, उचित महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान के साथ जो जो उसकी दैनिक जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने वाला क्या होता है, समायोजित होता है साथियों। छिद्रान्वेषी प्रकृति का नहीं होना चाहिए, किसी की बुराइयां, मतलब बार बार जो होता है ना कि यार वो ही नहीं पढ़ रहा, वो तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो यहाँ पर कल ऐसा हुआ था, वो नहीं होना चाहिए साथियों। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए, किसी की बुराई करने से कोई नहीं मतलब होना चाहिए। लचीला व्यवहार हो, लचीला व्यवहार का साथियों मतलब होता है कि अगर कोई कैसा भी व्यक्ति अगर आपसे कोई काम मांगता है या फिर काम के लिए बोलता है तो आपका व्यवहार नरम होना चाहिए, आपसे कोई बातचीत करे तो आपका व्यवहार नरम होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, सख्त लहजा काम में नहीं लेना है साथियों। वातावरण के प्रति संतुष्टि, जो जैसा वातावरण उसको मिला है उसके प्रति वो क्या हो, संतुष्ट हो, तभी वो समायोजित व्यक्ति कहलाता है। परिस्थितियों से संघर्ष की क्षमता, परिस्थितियां कैसी भी उससे संघर्ष करके आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। आपके पास चाहे दिन 15 ही बचे लेकिन 15 दिनों में संघर्ष करते रहना है साथियों। सफलता और असफलता ऊपर वाले की देन है, लेकिन कर्म करना अपने हाथ में है, और कर्म करने पर ऊपर वाले को भी लगता है कि हाँ इसने कर्म करा है, भले ही 15 दिन करा है लेकिन एक तरीका बहुत अच्छा काम में लिया है, तो वो आपको सफलता जरूर देगा साथियों। अगला साथियों यहां पर है कुसमयोजन। अगर आप अभी कह रहे हैं कि सर अब तो नहीं होगा 15 दिनों में, तो वो आप क्या शिकार हो कुसमयोजित के साथियों, शिकार हो कुसमयोजित के साथियों। आप कह रहे हो कि मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूं, कमेंट आ रहे हैं 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, हमें डर लग रहा है, लेकिन आप कह रहे हो 15 दिन में हो जाएगी, ये कोई मजाक तोड़ना है। हाँ साथियों, आप कुसमयोजित के शिकार हो, आपको स्मार्ट स्टडी करने का तरीका नहीं पता, आप मेरिट बनाने की ओर अग्रसर हो। छात्र कह रहे हैं सर 100+ नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, लेकिन फिर भी डर है। हाँ साथियों, डर होना लाजमी है, डर होना लाजमी है, इंसान अगर आया है इस धरती पे तो डर होना लाजमी है हर एक चीज का। लेकिन ये भी नहीं कि हम 15 दिन में कैसे पास होते हैं सर, तो वो क्या है कुसमयोजित के शिकार हो सकते हैं साथियों। यदि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वह वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कुसमयोजन कहते हैं साथियों। उसे क्या कहेंगे, कुसमयोजन। आपकी जो जो इच्छाएं हैं वो अगर पूरी नहीं हो रही है, समय की मांग है कि मुझे 15 दिन में पात्रता पास करनी है, और अगर वो पात्रता पास नहीं होती है तो आप कुसमयोजित हो जाओगे साथियों, कुसमयोजित हो जाओगे साथियों। आपकी डिमांड है कि मुझे आज शाम तक साइकोलॉजी का समायोजन वाला पूरा यूनिट करनी है, लेकिन आप किसी कारणवश कोई और काम आ गया बीच में, उसकी वजह से समायोजन की यूनिट नहीं कर पाते हो, तो वो क्या है, कुसमयोजन का शिकार है साथियों। कारण क्या क्या हो सकते हैं साथियों। पहला कारण वंशानुक्रम, परिवार से कोई बीमारी वगैरह मिल सकती है, विकार मिल सकता है, शारीरिक शारीरिक कारण हो गया, व्यक्ति की प्रकृति संबंधी कारण हो सकता है साथियों। उसके बाद है वातावरण जन्य कारण, वातावरण परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है। अगर आप जैसे अपन राजस्थान में रहने वाले, अगर अचानक से आपको जम्मू कश्मीर भेज दिया ठंडे इलाकों में, तो वो वातावरण के कारण भी आपका कुसमयोजित होना लाजमी है साथियों। कुसमयोजित व्यक्ति निम्न मानसिक रोगों का शिकार होता है। अब ये यहाँ से परिभाषा और उनमें से परिभाषाओं में से मिले जुले सवाल आपसे मिलेंगे साथियों, तो अब ये इस टॉपिक को ध्यान देना इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, इस अवस्था में व्यक्ति विशेष यह अनुभव करता है कि उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति में कठिनाई है, प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, उससे सामर्थ्य में क्या है, बाधक है।
देखो साथियों, बार बार प्रयास कर रहे हैं अपन, बार बार प्रयास कर रहे हैं कि सर मुझे साइकोलॉजी की पहली यूनिट बाल विकास याद हो जाए, मैं बार बार उसका रिवीजन कर रहा हूं, लेकिन आप कहीं ना कोई गलती कर रहे हो, उसे समझने में गलती कर रहे हो, आप ये नोट्स रट रहे हो। साथियों इसमें एज इट इज मैं कहता हूं, नोट्स है ना, जो अपने भी नोट्स है, चाहे किसी के भी नोट्स हो, चाहे कोई भी बुक हो, वहां से जब आप पढ़ रहे हो हर एक लाइन में से, साथियों वहां से 15 सवाल आपके एग्जाम में एज इट इज लाइन टू लाइन लिखे हुए मिलेंगे, चाहे आप किसी के भी नोट्स पढ़ो। लेकिन 15 सवाल, फिर बाकी के 15 सवाल आपकी समझ के ऊपर आधारित आएंगे। साइकोलॉजी कहते ही इसी को है, समझ के ऊपर आधारित। तो अगर आप बार बार पढ़ रहे हो और फिर आप कह रहे हो सर मॉक टेस्ट में नंबर 15 से ऊपर नहीं जा रहे हमारे, तो आप समझ नहीं रहे हो साइकोलॉजी को, आप सिर्फ रट रहे हो। रटने से काम नहीं चलने वाला साथियों, क्या करना है, साथ में समझना भी जरूरी है। तो देखो कुंठा का मैंने यहां पर एक उदाहरण के तौर पे समझाया है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी जब व्यक्ति सफल नहीं होता है तो वह कुंठा या भग्नाशय का शिकार हो जाता है। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। साथियों अगर मान के चलो किसी ने रीट के एग्जाम 10 दे दिए हैं, पहले रीट के एग्जाम 5 दे दिए हैं, 10 एग्जाम रीट के, क्या पूरे टोटल ऑल ओवर एग्जाम 10 दे दिए हैं, सेकंड ग्रेड का दिया, फर्स्ट ग्रेड का दिया, साथ में रीट दे दी, राजस्थान पुलिस दे दी, अदर एग्जाम वगैरह दे दिए, वो बार बार प्रयास कर रहा लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, तो वो क्या होगा साथियों, वो कुंठा या भग्नाशय का शिकार हो जाता है। अगला है द्वंद्व व अंतर्द्वंद का संघर्ष। जब आपके पास में दो परिस्थितियां अच्छी हो, आप सेकंड ग्रेड भी लग गए और आप फर्स्ट ग्रेड भी लग गए, अब आपको टेंशन है कि सर देखो इतने दिन तो कोई भी वैकेंसी नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब दो एक साथ लग गया, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। जैसे अपनी लाइब्रेरी है जहां पे अपने 150 सीट है, वहां पर एक छात्र है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, मतलब 35 प्लस एज भी है, लेकिन उन्होंने मतलब वो लगातार तैयारी कर रहे कि सर मैं पढ़ूं क्या, मुझे सब कुछ याद है लेकिन बस किस्मत साथ नहीं दे रही है। लेकिन अब की बार जो सेकंड ग्रेड संस्कृत का एग्जाम हुआ था, अभी संस्कृत पिछली जो अपनी पेपर भी आउट हुआ था, उसके अंदर उन्होंने तैयारी हिंदी की करी थी साथियों, हिंदी का एग्जाम दिया, साथ में संस्कृत भी उनके थी, तो संस्कृत का एग्जाम भी दिया। संस्कृत का एग्जाम आउट हुआ, पेपर आउट हुआ, फिर उसका 1 महीने बाद वापस हुआ साथियों, तो उन्होंने संस्कृत से वापस तैयारी करी और संस्कृत में वो पोस्टेड हो गए साथियों। लेकिन अभी बात करें तो हिंदी में भी अभी उनका जो कल परसों रेट का थर्ड ग्रेड का जो संस्कृत का आया था, उसमें भी उनका नंबर आ गया। मतलब कहता है ना, देने वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के, तो वो है कि किस्मत आपको कभी भी मेहरबान हो सकती है, बस आपको अपनी मेहनत जारी करते रहने चाहिए। उन्होंने मतलब क्या करा था कि सर मुझे पूरा नॉलेज है, एग्जाम में पेपर किस तरह से अटेंड करना मुझे पूरा नॉलेज है, किस तरह से प्रश्न आएंगे किस तरह से, लेकिन बस किस्मत साथ नहीं दे रही, मैं हमेशा कभी 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रह जाता हूं। तो अब की बार ऐसा हुआ कि उनका दोनों जगह पे सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने सेकंड ग्रेड संस्कृत पिछले 5-6 महीने पहले ज्वाइन कर ली थी साथियों। तो वही होता है कि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, यानी दो परिस्थितियां एक जैसी होगी, दो परिस्थितियां एक जैसी होगी, अब आपको चूज करना है कि कौन सी है, तो उसी को कहेंगे द्वंद्व अंतर्द्वंद का संघर्ष साथियों। फिर साथियों दुश्चिंता। दुश्चिंता, आपके मन में कोई इच्छा दबी हुई है, अब आप कहना चाहते हो लेकिन कहें किसको, अगर कहें तो कहें किसको। तो साथियों अचेतन मन में, चेतन व अचेतन मन आप अच्छे से जानते हो, जो अभी मैं बात कर रहा हूं वो चेतन मन है, और मेरे पीछे माइंड में क्या क्या चल रहा है कि मैं क्लास अपलोड करूंगा, कितने जने देखेंगे कितने नहीं देखेंगे, रीड के क्लास में से नोट्स में से कितने सवाल आएंगे कितने नहीं आएंगे, वो क्या है, अचेतन मन है साथियों। अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छा है, बार बार चेतन मन में आकर के मुझे परेशान कर रही है, तो वो क्या है, दुश्चिंता, एंजाइटी है। आपके मन के अंदर बार बार कोई सवाल आ रहा है कि सर साइकोलॉजी का ये सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है, तो आपके मन में वो अचेतन मन से चेतन मन में आकर के आपको परेशान कर रहा है, तो परेशान नहीं होना साथियों, बस व्हाट्सएप पे टाइप करना है कि सर इसका जवाब दीजिए, तो मैं जवाब दूंगा, आपको दुश्चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप एंजाइटी दो तो मुझे दो, आप खुद एंजाइटी मत लो साथियों। फिर है तनाव। तनाव किसे कहेंगे, टेंशन। देखो साथियों, समय की मांग है कि इन 15 दिनों में आपको रीट पात्रता पास करनी है। अगर इस समय की मांग के अनुसार आप नहीं कार्य करते हो, समय की मांग है कि अंतिम 15 दिनों में आपको 15 घंटे दिन में कम से कम देने ही है पात्रता पास करने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो टेंशन कहलाती है, वो क्या कहलाती है, तनाव कहलाती है साथियों। जब व्यक्ति समय की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो इसे क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं साथियों। दबाव, जब व्यक्ति सफलता और असफलता के बीच अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए संघर्षरत होता है तो दबाव का शिकार हो जाता है। आप सफलता और असफलता के बीच में, घर वाले चाहते हैं कि सफल हो जाए, कि बस 1 साल का टाइम है, जो नौकरी लगना है तो लगिए, नहीं तो आपकी शादी कर दी जाएगी, तो वो सफलता के है। और असफलता, अगर असफल हुए तो ये होगा, सफल हुए तो ये होगा, इसके बीच में आप ठहरे हुए हो साथियों, सफलता व असफलता के बीच में दबे हुए हो। दबाव मतलब दबे हो किसके बीच में, सफलता और असफलता के बीच में। कहां पर, अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रतिष्ठा के लिए क्या कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, इसी को कहते हैं दबाव साथियों। अब इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए साथियों, रक्षात्मक। व्यक्ति को अचेतन मन द्वारा अपनाई जाने वाली वह युक्तियां जो तनाव, दबाव आदि मानसिक रोगों से बचाती है, उसे रक्षात्मक युक्तियां कहते हैं। अब यहां से भी साथियों
प्रश्न इंपोर्टेंट आते ही आते हैं साथियों। अब अप्रत्यक्ष खास तौर पे इंपोर्टेंट है साथियों। अपने अप्रत्यक्ष रूप से तो बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्यों को प्रतिस्थापन, विश्लेषण, यहां से इतने मोस्ट नहीं है। अब देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब आप हाथ तो हाथ कोई कार्य करो, वो प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया जो थोड़ा दूर है अपने, प्रत्यक्ष मतलब सामने है, अप्रत्यक्ष मतलब पीछे की ओर है, जो अपन को अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अप्रत्यक्ष जो विधियां है कुसंयोजन से बचने की, वहां से इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सबसे पहला दमन, अतृप्त इच्छाओं को अचेतन मन में दमित कर देना। आपकी इच्छा है कि मुझे आरएस बनना है साथियों, लेकिन अगर आप बार बार अपनी जो इच्छा अचेतन मन से चेतन मन में आ रही है और आपको प्रेशर कर रही है, आपको क्या कर रही है, तो आप उसको वहीं के वहीं दबा दो, नहीं बनना आरएस, नहीं बनना मुझे आरएस, मुझे तो 3rd ग्रेड बनना है, तो ये क्या हो जाएगा, दमन कहलाएगा साथियों। कल्पना, परवाह या द्वेष सपना, अगर आपका सपना है कि मैं आरएस बनूं, तो बस उसको हकीकत में ना हो रहा है तो आप एंजॉय करो द्वेष सपना में, सपने में एंजॉय करो उसको, सपने लो कि हाँ आरएस बन गए, वर्दी पहन ली, ड्यूटी कर ली, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इनको डांट रहे हैं, इनको कर रहे हैं, यहाँ चालान काट रहे हैं, ये अगर आप द्वेष सपना कल्पना कर रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, कुसंयोजन से बच सकते हो साथियों। हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है उन्हें कल्पना द्वारा क्या करना है साथियों, पूरी करना है। फिर देखो प्रक्षेपण, जब व्यक्ति परिस्थितियों को दोषपूर्ण बताते हुए समायोजित स्थापित करता है तो उसी युक्ति को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं, प्रक्षेपण कहते हैं। नाच न जाना आंगन टेढ़ा, आप कहते हो कि सर साइकोलॉजी बनी ही नहीं है हमारे लिए, तो साइकोलॉजी है ही टफ, बहुत ज्यादा टफ है, अब इतने दिनों में क्या होगा हमारे से, साथियों ये प्रक्षेपण कहलाता है। आप क्या करते हो कि आप क्या करते हो, परिस्थितियों को ही दोषपूर्ण बता देते हो, लेकिन खुद की कमी नहीं देख पाते हो कि हाँ मैं पढ़ा ही नहीं तो कैसे पास होऊंगा, मैं पढ़ ही नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं सर 15 दिन ही तो बचे, अरे पहले 1 महीने पहले 45 दिन थे, उससे 1 महीने पहले के कितने दिन थे साथियों, 75 दिन थे, लेकिन आपने हमेशा यही कहा कि सर परिस्थितियां सही नहीं है। मैं तो मतलब उस समय ऐसी भी सिचुएशन हुई थी, उस समय ऐसी सिचुएशन हुई थी, उसी को कहते हैं प्रक्षेपण। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, सुरेश प्रक्षेप करता है, बहाने बनाता है, जो बहाने बनाता है ना उसको कहते हैं अपन प्रक्षेपण। जो हमारे साथ में है एक सुरेश जी, वो ये बनाते हैं, हमेशा बहाने बनाते हैं कि सर अब की बार भर्ती हुई, अब की बार मैं निकाल लूंगा सीट, जैसे जैसे वो भर्ती नजदीक आती, सर इस बार तो ये प्रॉब्लम होगी, इस बार तो ये प्रॉब्लम होगी, तो उससे बचने के लिए क्या करना है साथियों, प्रक्षेपण नहीं अपनाने को क्या कहते हैं, कुसंयोजन से बचने का तरीका। औचित्य स्थापन, तार्किकरण या युक्तिकरण, जब व्यक्ति पद अथवा वस्तु को ही दोषपूर्ण बता देता है। अंगूर खट्टे वाले आपने कहावत सुनी होगी, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो लास्ट में ये कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब जो सिचुएशन उसी को पूरे को दोषपूर्ण बता देते हैं। यार ये जो रीट की भर्ती है ना, ये अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए तो आने वाली पटवारी की भर्ती है, अपने लिए तो आने वाली वो जो चतुर्थ श्रेणी की है, 52,000 प्लस पोस्ट है, वो अपने लिए काम की है। अब वो अपने आप काम किया, जब आपसे रीट की पढ़ाई नहीं हो पाई तो वो अपने आप क्या है साथियों, आपके काम की है। अगला विस्थापन या प्रतिस्थापन, जब व्यक्ति उचित स्थान पर भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ होता है, अन्य स्थान पर भावनाएं अव्यक्त करता है। विस्थापन और प्रतिस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, जब अधिक क्रियाशील था तो कम क्रियाशील को क्या कर देता, विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन मतलब हटाना होता है साथियों। अब आपको मान के चलो टीचर ने क्लास के अंदर डांट दिया, टीचर ने आपको डांट दिया, छात्र गया, टीचर चला गया, छात्र ने क्या करी, कुर्सी टेबल तोड़ दिया, पंखा तोड़ दिया, विद्यालय से प्रिंसिपल ने डांटा तो आप गए क्लास के अंदर, क्लास में जैसे छुट्टी वगैरह हुई आपने पंखा मरोड़ दिया कि बोले मेरे को डांटा तो डांटा कैसे, पंखा तोड़ दिया, मारकर तोड़ दिया, ये वगैरह क्या कहलाता है साथियों, विस्थापन या प्रतिस्थापन कहलाता है। इसके फोल्डिंग संकल्पना वाइगोत से प्रतिगमन या प्रत्यागमन साथियों, जब व्यक्ति अपनी नवीन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है तो पूर्व की परिस्थितियों में लौटकर स्थापित करता है। देखिए बच्चों के समान रोना, अगर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि अपन उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, तो अपन जो अपने पहले वाली परिस्थिति होती है वहां जाकर के वो जो परिस्थिति में अपन उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को अगर आप खिलौने लाकर नहीं देते तो वो क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। अगर आपको अभी खिलौना नहीं दिया जाए तो आप क्या करोगे, नहीं रोओगे साथियों, आपका रोना निकलेगा जब रीट की पात्रता के अंदर, रीट की पात्रता के अंदर अगर बाई चांस आप 1-2 नंबर से रह जाते हो, बाई चांस भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर रह जाते हो तो आप पूर्व की परिस्थितियों में जाकर के रोना शुरू करोगे, और उसी को कहेंगे प्रतिगमन यानी पहले वाले गमन, प्रत्यागमन यानी कि पूर्व की ओर गमन कर रहे हो आप और वहां जाकर के उस परिस्थितियों का सामना करने की कोशिश कर रहे हो साथियों। नौबत ये प्रतिगमन प्रत्यागमन की नहीं आनी चाहिए साथियों, इसकी नौबत नहीं आएगी अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हो तो साथियों। अगला है तादात्म्यकरण या आत्मीकरण, जब व्यक्ति अपने अस्तित्व भूलकर किसी और के गुण दोषों को अपनाते हैं, समयोजित स्थापित करते हैं, इस युक्ति को तादात्म्यकरण कहते हैं। तादात्म्यकरण का मतलब हो गया दादा बनना, ये याद रख लेना। तादात्म्यकरण का मतलब हो गया दादा बन के किसी और का अपने ऊपर रोल मॉडल मान लेना कि हाँ भाई मैं तो हूं सलमान खान,
मैं तो करूंगा, मैं तो फोर व्हीलर चलाऊंगा और ये काम करूंगा, सामने जो भी आए देखा जाएगा साथियों। तो ये क्या है, तादात्मीकरण या आत्मीकरण है, मतलब किसी और को अपने ऊपर समाहित करके उसकी तरह के कार्य करने की कोशिश करना साथियों। अगला शोध या मार्गांतरीकरण या उदात्तीकरण, जब व्यक्ति समाज अथवा अमान्य परिवर्तनों को मान्य परिवर्तनों में परिवर्तित करते हुए आयोजन समायोजन स्थापित करता है तो उसको कहते हैं शोधन या मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण का मतलब हो गया मार्ग ही चेंज कर देना। क्रोधी बालक है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो उसको क्रोधी बालक को सेना में भर्ती कर दिया गया और क्रोध का क्या कर दिया गया, मार्गांतरीकरण कर दिया गया साथियों। फिर है पलायनवादी, जो भी परिस्थितियां परेशान करी उस परिस्थितियों से पीछा छुड़ाकर समायोजन स्थापित करना। अगर आपको कहीं और पे ट्रांसफर हो गया, आपको लग रहा है कि नहीं है, तो नौकरी छोड़ देना क्या हो गया, प्रत्यावस्थापन या पलायन हो गया। आपका ट्रांसफर हो गया तो वो क्या है, पलायनवादी है साथियों। समझौतावादी उपाय, वास्तविक वस्तु अथवा परिस्थिति के स्थान पर किसी और वस्तु स्थापित अथवा परिस्थिति स्थापित है तो उसको समायोजन स्थापन कहेंगे। समझौतावादी, जो भी है समझौता कर लिया कि जो है जैसा है सही है, जो है जैसा है सही है, उसी को कहते हैं समझौतावादी। तो साथियों ये जो तरीके हैं अप्रत्यक्ष उपाय है, इनमें से एक सवाल आएगा ही आएगा साथियों। आप दोबारा रिवीजन और के तौर पर लिख करके रखें, नोट्स आपको दिए हुए वहां पे जो जो आपको तरीके मैंने शॉर्टकट बताए हैं वो तरीके आप लिख लेना। बाकी इसके जैसी सरल भाषा मुझे नहीं लगता कि किसी किताब में होगी, मुझे नहीं लगता कि जो बड़े बड़े टीचर उनके नोट्स में भी ऐसी सरल भाषा लिखी होगी, क्योंकि ये जो नोट्स बनाए गए थे साथियों 2022 की भर्ती को याद में रख करके, जो अपने पास लॉकडाउन लगा हुआ था, आराम से टाइम था उस समय, तो मैंने उस समय बनाई थी ये यूनिट पूरी। इधर की तरफ मैंने अवनी पब्लिकेशन रखी, इधर वंदना जादौन की रखी, श्रेष्ठ गौड़ की भी रखी, और जो यूट्यूब पे क्लास थी उनकी, वो सब कुछ रख के उनका मिश्रण काम में लिया। फिर मैंने उनके उदाहरण जो आप देख रहे हो ना, उदाहरण बिल्कुल सरल सरल उदाहरण, ये अपने बनाए हुए उदाहरण है, इसलिए मुझे ये पूरी नोटबुक याद है, इसलिए मैं आज आपको यहाँ पर पढ़ा पा रहा हूँ साथियों। समायोजन के क्षतिपूरक उपाय, प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपयोग भी है। जिस व्यक्ति जिस क्षेत्र में कमजोर है उसी क्षेत्र में प्रयास करते हुए, इंग्लिश में कमजोर है तो इंग्लिश में ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करना, यह प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने। अगर आप साइकोलॉजी में कमजोर हो, बार बार साइकोलॉजी पढ़ोगे तो अपने आप साइकोलॉजी क्या लगने लग जाएगी, सरल लगेगी साथियों। उसके बाद है अप्रत्यक्ष उपाय साथियों। अप्रत्यक्ष उपाय किसे कहते हैं, इसमें होता है कि अगर आप साइकोलॉजी में कमजोर हो तो आप टीचिंग मेथड को टाइम दो, जो नंबर आपके साइकोलॉजी में कटेंगे वहां से आप बढ़ा सकते हो साथियों, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष उपाय साथियों। इंग्लिश में कमजोर है, दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा समय देना। अब देखो समायोजन के आक्रामक उपाय कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साथियों। खून का बदला, खून जिसे जैसा किया है उसके साथ वैसा ही करना है मुझे, ये क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यक्ष कहलाएगा। किसी और तरीके से बदला लेना, जैसे प्रिंसिपल की महत्वपूर्ण फाइलों को जलाकर अपना क्रोध शांत करना, तो ये आक्रामक उपाय दो प्रकार के, प्रत्यक्ष मतलब जो इसने मेरे साथ जैसा करा है मैं उसके साथ वैसा ही करूंगा, और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब हो गया किसी और तरीके से बदला लेना साथियों। अभी ओटिज्म आपके कुसंयोजन के अंदर आएगा, एक विविध अधिगमकर्ता जो इसके जस्ट बाद में टॉपिक है उसके अंदर है। ओटिज्म का मतलब होता है कम बोलना, हकलाना, प्रतिक्रिया ही नहीं देता, बोलते बोलते रुक जाता है, इशारों में बात करता है। सामाजिक विकार है उदासीनता, किसी प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं। सामाजिक विकार मतलब समाज में थोड़ी दूरी बनाकर अकेला जो रहता है वो सामाजिक विकार है। दोस्त नहीं बनाएगा, खेलता नहीं है किसी के साथ, मुस्कुराता नहीं है। व्यवहार संबंधी रूढ़िवादी व्यवहार रहेगा, परिवर्तन का वो विरोध करेगा। बाध्यकारी व्यवहार रहेगा, सीमित रुचियां रहेगी, बार बार दोहराना, आत्मघाती रहेगा। बार बार मतलब व्यवहार में बिल्कुल क्या रहेगा, कमजोर रहेगा साथियों। कारण कारण क्या, वंशानुक्रम हो सकता है, वंशानुक्रम के अंतर्गत मास्टिक विकार। अब ध्यान रखना ये 3 सिंड्रोम है, यहां से भी सवाल बन सकते हैं साथियों। क्लासिकल सिंड्रोम ऑटिज्म संप्रेषण विकार होता है, बोलने संबंधित विकार। एस्प्रेजर ये होता है सामाजिक व्यवहार नहीं होता, बोलने में सही नहीं होता। प्रवेशन का मतलब होता है संप्रेषण सही नहीं होगा, सामाजिक जो व्यवहार है वो सही नहीं रहेगा। एक अपन ने जस्ट, मैंने ऊपर की तरफ था, मैंने कहा कि जस्ट इसके बाद में देखते हैं, तो साथियों वो देखिएगा वो क्या कहता है। अगले जो आपके विकासात्मक विकार ऑटिज्म, आंतरिक स्वालीनता या आत्ममोह। ऑटिज्म खोज की है लियोनेकर ने, बाल्यावस्था में ये लक्षण होते हैं। लक्षण क्या होता है, तंत्रिका विकार को। ऑटिज्म का मतलब हो गया मस्तिष्क में कोई ना कोई क्या रहेगी, विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिसके साथियों जिसकी वजह से क्या होता है, सामाजिक विकास नहीं हो पाता, शारीरिक भावनात्मक व्यवहारात्मक नहीं हो पाता। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म को विकलांगता में शामिल किया गया है। मस्तिष्क का विकार होता है, कम बोल पाता है, इशारों में बातचीत करता है, समाज से थोड़ी दूरी, अकेलापन रहता है, व्यवहार चिड़चिड़ा रहता है। ये क्या होता है साथियों, मस्तिष्क में विकार की वजह से उसको कहा जाता है ऑटिज्म साथियों। तो साथियों ये अपने आज की जो क्लास थी इसके अंदर अगर बात करें तो अपन ने समायोजन की बात करी अभी तक। अब इसके बात करें विविध अधिगमकर्ता साथियों, यहां पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है विविध अधिगमकर्ता। विविध अधिगमकर्ता की बात करें साथियों तो विशिष्ट बालक,
यानी कि विविध अधिगमकर्ता के अंतर्गत आएंगे आपके विशिष्ट बालक। वह बालक जो सामान्य दर्जे के बालकों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जो सामान्य दर्जे के बालकों से क्या होंगे साथियों, भिन्न होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, विशिष्ट बालक कहते हैं। ये बालक औसत बालकों से या तो आगे होंगे या फिर पीछे होंगे। तो अधिगम करता है, सामान्य बालक के बारे में यहां बातचीत नहीं करेंगे। यहां सामान्य से ऊपर प्रतिभाशाली या प्रखर या फिर जो कमजोर है, जड़ मूड मूर्ख वगैरह जो बालक है उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे साथियों। प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू लेवल 130 से 140 होता है, उनके बारे में यहां बातचीत इतनी नहीं करने को मिलेगी। आईक्यू लेवल जिनका 110 प्लस होता है उसको कहेंगे अपन सर्जनशील बालक साथियों। विभिन्न विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं से नवीन वस्तुएं बना लेते हैं। सर्जनशील बालक का मतलब ध्यान रखना, जो नई नई वस्तुओं की खोज करता है, जो नई नई शायरियां बना लेता है, जो कहते हैं ना अभी जैसे अपन उसको ह्यूमर कहते हैं। जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप जो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह होते हैं, जो यहाँ पर हाथों हाथ जो अपने चुटकुले वगैरह बनाते हैं, उसको कहते हैं अपन सर्जनशील बालक। उनका आईक्यू लेवल 110 प्लस होता है साथियों। फिर आता है पिछड़े या मंद बुद्धि बालक जिनका आईक्यू लेवल कितना होगा साथियों, 80 से 90 होगा। कितना होगा, 80 से 90। अब ये 80 से 90 हो गया, यहाँ 110 प्लस, तो ये 90 से 110 वाले थे ना, वो सामान्य थे, सामान्य की बातचीत यहाँ पर नहीं होगी। फिर मानसिक पिछड़े बालक कौन कौन से, जड़, मूड, मूर्ख और निर्बल, 0 से 25, इनके बारे में यहां से साथियों ये छात्र जितने भी है वो सब क्या है अपने इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे बालक निम्नलिखित बुद्धिमत्ता के शिकार होते हैं। अब देखो साथियों, बाल अपराध का जनक किसे कहा जाता है, सीजर लाब्रोसिस। बाल अपराध का जनक किसे कहा जाता है, सीजर को। सीजर कैंची जो चलती है, बाल अपराध छोटे बच्चे होते हैं जो जल्दी कैंची से कुछ भी चीज दी जाए उन्हें तो वो काट देते हैं, तो बाल अपराध का जनक किसे कहा है, सीजर को कहा है। मंगोलिज्म में जो प्रजाति है, सिर मंगोल जाति के समान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्रेटेज में है, शरीर अधिकतम 3 फीट का ही रह पाता है, ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता। हाइड्रोसिफिलिस, सिर 32 इंच का हो जाता है साथियों। माइक्रोसिफिलिस, सिर 8 से 9 इंच का। देखो सिफिली का मतलब हो गया सर से संबंधित बीमारी है ये। हाइड्रो मतलब बड़ी और माइक्रो मतलब छोटी। माइक्रोसिफिली का मतलब हो गया सर 8 से 9 इंच का रहेगा और हाइड्रो मतलब ज्यादा हो जाएगा। सेफिली का मतलब मस्तिष्क, तो मस्तिष्क अगर 32 इंच से ज्यादा का हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोसिफिली, वरना माइक्रोसिफिली। सिर में हाइड्रो जल भर जाता है इसलिए सर 32 इंच का, याद रखने के लिए। सर में हाइड्रो का मतलब होता है जल, सर में जल भर जाता है इसलिए वो क्या हो जाता है 32। ये याद रखने का साथियों, ऐसा नहीं है कि जल भर जाता है। इनका मस्तिष्क विस्तार 1 से 10 वर्ष के बालक के समान होता है। अब है बाल अपराध बालक, एक 16 वर्ष से कम आयु का बालक अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कहते हैं बाल अपराधी। सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध व्यवहार करता है चोरी करना, नशा करना, विद्यालय देर से आना, शिक्षण में बाधा करना, ये सब क्या है साथियों, बाल अपराध है। वंचित या विशेष योग्य जन, ऐसा कोई भी बालक जो किसी भी शारीरिक विकार के कारण समाज के अवसरों से वंचित है। जैसे दृष्टि बाधित को ब्रेल लिपि, 6 छिद्र होते हैं, ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल ने दी थी। जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो अंगुलियां फेरते हैं अक्षरों पर और 6 बिंदु होते हैं और 6 बिंदुओं के आधार पर हर अक्षर का वो पता लगा लेते हैं। मुख बधिर बालक जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए संकेत लिपि। अस्थिर वाकर, जिनकी हड्डियां क्या होती है, अनुचित जुड़ी हुई होती है, किसी का हाथ मतलब थोड़ा इधर उधर हो, किसी के मतलब डबल हाथ हो, वैसे वो क्या कहलाते हैं साथियों, अस्थिर अस्थि विकार। ऐसे सभी बालकों को शिक्षक को सहानुभूति युक्त व्यवहार करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है साथियों, कैसा, सहानुभूति युक्त व्यवहार करना चाहिए। अधिगम में कठिनाइयां साथियों, अब ये मोस्ट है अपने साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। यहां से सवाल 100% है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, एक सवाल 100% है साथियों। तो आराम से धैर्य के साथ क्लास को देखना है, सीधी सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं अपन। आपको क्या करना है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना है इस क्लास को अपने दोस्तों में। अपने दोस्तों के जो ग्रुप है, आपके पढ़ने वाले दोस्तों के ग्रुप में, इधर उधर ग्रुप में मत करना, वरना कौन देखने जाएगा। तो जो छात्र है जिनको लग रहा है कि सर साइकोलॉजी टफ है, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अधिगम की कठिनाइयां, सैमुअल जब फुटबॉल किक लगाता है तो उसे अधिगम में कठिनाई होती है। अर्थात ध्यान रखना, सैमुअल जब फुटबॉल खेल के किक लगाता है तो वो क्या होती है, उसे कठिनाई होती है अधिगम में। अर्थात सैमुअल क्रिक ने अधिगम की कठिनाइयों के बारे में बातचीत करी है साथियों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न विकार के कारण ऐसा विषम जातीय विकार उत्पन्न हो जाता है जिसे पढ़ने लिखने सुनने भाषा व गणित विकसित करने में क्या होता है, दोष होता है साथियों। क्या होता है, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, मस्तिष्क से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, मस्तिष्क में कोई ना कोई विकार हो जाता है साथियों, जिससे पढ़ने लिखने करने में जो क्या होती है अपन को असुविधा होने लग जाती है, उसी को कहते हैं अधिगम में कठिनाई। अधिगम मतलब सीखने में कठिनाई कब होगी, जब मस्तिष्क में कोई ना कोई विकार हो जाएगा साथियों।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न विकार जिसके कारण पढ़ने लिखने सुनने तंत्रिक भाषा गणितीय संबंधी दोष उत्पन्न होते हैं, इसी को क्या कहा गया है? अधिगम कठिनाइयां, अधिगम अक्षमता या अधिगम असहायतापन। अधिगम असहायतापन किसने दिया है? सोलिगमैन मायर। अलग है थोड़ा ये। अधिगम अक्षमता की प्रवृत्ति आंतरिक विकार होता है, स्थायी स्वरूप होता है, केंद्रीय तंत्र से संबंधित जैविक समस्या होती है, मनोवैज्ञानिक समस्या जीवन के किसी भी अवस्था में हो सकती है। साथियों कहते हैं ना, लकवा जो पैरालाइज होता है वो मस्तिष्क से, मतलब मान के चलो कहता है कि ये हाथ पैरालाइज हो गया, तो हाथ पैरालाइज होने का मतलब हो गया इस जो हाथ से जुड़ी हुई जो तंत्रिका है ना मस्तिष्क में जो जा रही है वो क्या हो गई साथियों? वो क्या हो गई? काम करना कम कर दिया है उसने, जिसकी वजह से ये जो हाथ है वो काम नहीं कर पा रहा है। मेरी इच्छा है मैं हाथ उठाऊं ऊपर, मेरी इच्छा है मैं हाथ को नीचे रखूं, लेकिन अगर मस्तिष्क में उस नस के ब्लॉक हो गई वगैरह तो मस्तिष्क में विकार हो गया, जिसकी वजह से मेरी इच्छा है हाथ उठाने की लेकिन नहीं उठ पा रहा है। मेरी इच्छा इस हाथ को उठा दिया मैंने लेकिन ये हाथ नहीं उठ पा रहा है, इसी को क्या कहेंगे अपन? अधिगम कठिनाई कहेंगे साथियों। अधिगम अक्षमता के कारण हो सकते हैं साथियों, वंशानुक्रम हो सकता है, ब्रेन डैमेज मस्तिष्क डैमेज हो सकता है, वातावरण की वजह से भी हो सकता है, जन्म से पूर्व भी हो सकता है साथियों। सॉरी। अब देखना अवदान, अवदान का मतलब होता है सोचना या तुलना करना। ज्ञान अवबोध वगैरह जो है ना साथियों, आपने पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर बीएस ब्लूम की जो 6 थे, ज्ञान अवबोध ज्ञानोपयोग और ये कौशल हो गया, अभिरुचि हो गया, अभिवृत्ति हो गया, उनसे भी एक सवाल निकल कर आएगा, उसी से संबंधित अवदान। अब देखो अधिगम अक्षमता के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? स्मृति कमजोर हो जाएगी, याददाश्त कमजोर होगी, आपकी प्रत्यक्षीकरण कमजोर होगा, अवधान कमजोर हो जाएगा, भावात्मक अस्थिरता, उत्तेजनशीलता होगी, उपलब्धि योग्यता में अंतर होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से 100% है, सवाल बनेंगे ही बनेंगे। किस प्रकार से बनेंगे कि इनमें से पढ़ने संबंधी विकृति कौन सी है, इसमें से लिखने संबंधी विकृति कौन सी है, डिसकैलकुलिया का संबंध किस विकृति से है साथियों, इस प्रकार के। तो सबसे पहले पढ़ना, पढ़ने से डिसलेक्सिया, डिस प्लस लेक्सिया लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें होता है बोलने में कठिनाई, कथन या भाषा बोलने में दोष होता है, पढ़ने संबंधी, यानी अब आप बोल नहीं पाओगे। डिसलेक्सिया लिखना नहीं है, डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ना, यानी उल्टा रहेगा। डिस्प्रेक्सिया रहेगा आपके किससे संबंधित साथियों? डिस्प्रेक्सिया बोलने से या पढ़ने से या लिखने से, तो प्रेक्सिया रहेगा लिखने से, और आपके जो डिसलेक्सिया है, लेक्सिया रहेगा आपके किससे? पढ़ने से साथियों। मस्तिष्क के बाएं भाग में विकृति होती है, बाएं संपालिका। देखो ये इतना कोई काम का नहीं, अपने से पूछेंगे कहां से होती है, कौन सी होती है। 1857 में रुडोल्फ बर्ली ने इस शब्द का प्रयोग किया था। बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तारे जमी जो मूवी देखी होगी आपने, वो व्यक्ति, वो जो छात्र है वो किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित है। बच्चा धारा प्रवाह से नहीं बोलता, बच्चा डी को बी समझता है, डब्ल्यू को एम समझता है, मतलब अक्षर उल्टे समझ लेता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार 6 को 9 लिखते हैं, 3 को उल्टा 3 लिख देते हैं, तो ये इस प्रकार की बीमारी है साथियों। स्कूल को स्कूल बोलता है, वर्णमाला संबंधित कठिनाइयां हैं, शब्द भंडार नहीं है, उच्चारण सही नहीं होता है, हाथ के प्रयोग संबंधी अनिश्चितता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसके लिए एलेना बोर्डर टेस्ट लिया गया है साथियों, बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न 1973 भी इसके लिए काम में लिया जाता है। तो आपसे पूछेंगे एलेना बोर्डर की टेस्ट किसके लिए होता है, तो ये किसके लिए होता है? डिसलेक्सिया, जो छात्र बोलने संबंधित होते हैं। बोलने संबंधित का मतलब बोल बोल कर लिखते हैं ना, तो उनका हाथ भी एक जगह नहीं चलेगा, उनकी जो लाइन लिखने की कोशिश करते हैं वो नीचे आ जाती है, सीधी लाइन नहीं लिख पाते। आपने देखो कुछ टीचर भी रहते हैं जो व्हाइट बोर्ड पे जब लिखते हैं ना, वो क्यों, नए नए टीचर होते हैं तो व्हाइट बोर्ड पे लिखना थोड़ा कठिन होता है साथियों, क्योंकि उसमें लाइनें तो रहेगी नहीं कॉपी की तरह कि आप सीधी लाइन में लिख जाओ, तो जब लिखते हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन दूर जाकर के देखते हैं तो देखता है कि अपन ने जो लाइन लिखी है वो थोड़ी नीचे आ रही है। अब देखो यहाँ पर डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट भारत द्वारा लागू किया गया है। फिर अलेक्सिया, अलेक्सिया पढ़ने व सीखने संबंधी शक्ति का लुप्त होना। हाइपरलेक्सिया, देखो लेक्सिया लेक्सिया जहां जुड़ रहा है ना वो सब क्या है? आपके पढ़ने से संबंधित है। वाक्यों व शब्दों को समझ नहीं पाता, बोर्ड पर लिखे छोटे शब्द दिखाई नहीं देते हैं। देखना हाइपरलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ये आपके हाइपरलेक्सिया, अलेक्सिया और क्या हो गया? डिस्प्रेक्सिया, ये सब क्या है? डिसलेक्सिया। ये तीनों के तीनों पढ़ने से संबंधित बीमारियां साथियों। अब लिखने से संबंधित साथियों, डिसग्राफिया, डिसग्राफ, ग्राफ यानी क्या करते हैं? ग्राफ को लिखते हैं अपन, तो डिसग्राफिया इससे संबंधित हो जाएगी, लेखन से संबंधित। कमजोर हस्तलेखन होता है, अपूर्ण गलत होता है, बोलते हुए लिखना अनियमितता। आरिफ, आरिफ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं पढ़ाता था तो आरिफ नाम का एक छात्र था जो लेखन में बहुत कमजोर था, मैं उसको कहता था अपना नाम लिख दे आरिफ, लेकिन वो नहीं लिख पाता था साथियों। उसी क्लास में जैसे कि महेश वगैरह हो गए, उनको भी मैं, मतलब 3-4 जो छात्र थे उनको मैं कहता अपना नाम लिख दो, आपको टेस्ट में मार नहीं पड़ेगी, लेकिन वो टेस्ट में अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे साथियों। तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया याद रखने के लिए कि डिसग्राफिया क्या है? अपना ग्राफ नहीं बना पाते, अपना नाम तक सही से नहीं लिख पाते हैं। अग्रेफिया या अग्रेफिया, आंख व हाथ की गति में समन्वय नहीं होता, एक शब्द एक
के ऊपर या दूसरा शब्द एक लाइन से दूसरी लाइन में लिखना, लाइन लिखना शुरू करते दूसरी लाइन में आ जाते हैं, उसी अक्षर के ऊपर लिख देते हैं, यानी दूसरी भाषा में अच्छा नहीं लिख पाता, इसे कहते हैं अग्रेफिया। फिर है डिस्प्रेक्सिया, चित्रांकन नहीं कर पाता, शारीरिक। अब ये ध्यान रखना, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, दोनों, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, तीन अलग अलग एक जैसे शब्द है साथियों। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मतलब हो गया आपके पढ़ने संबंधित, डिसग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया दोनों किससे है, लिखने संबंधित। एप्रेक्सिया, चलने में टहलने में लिखने से संबंधित। ओसम्बिलिया, लेखन विकृति, गणित में विकृति है। न्यूमेलेक्सिया, गणित के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, न्यूमेलेक्सिया है। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन सही से नहीं होती है। कैलकुलेशन कौन से सब्जेक्ट में होती है साथियों, गणित के अंदर होती है, तो एक गणितीय विकृति है, न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है इसको। न्यूमेलेक्सिया न्यूमेरिकल, गणित में न्यूमेरिकल होते हैं, साइंस में तो न्यूमेलेक्सिया भी इसको कहा जाता है। नाम, चेहरा, गणना, संकेत, चित्र, चेकबुक का यूज नहीं कर पाता है, नकद लेन देन नहीं होते, समय सारणी नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है, गणित से संबंधित कहीं भी कुछ भी दिखे तो वो डिसकैलकुलिया है, कैलकुलेशन सही से नहीं होती, उसको कहा जाता है न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है। कंप्यूटर गेम, पजल सोल्व करवाकर कम कर सकते हैं इसको। मुख्य तीन प्रकार होते हैं, लेक्सिकल, ग्राफिकल और वर्बल। साथियों, लेक्सिकल का मतलब गणित के संख्याओं को पढ़ने में समझने में असमर्थ होता है। 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6638 लिख दिया तो वो नहीं पढ़ पाएगा साथियों। ग्राफिकल का होता है गणित की संख्याओं को लिख नहीं पाएगा, ग्राफिकल का मतलब लिख नहीं पाएगा। वर्बल का मतलब होता है बोल नहीं पाएगा, ग्राफिकल का मतलब लिख नहीं पाएगा, लेक्सिकल का मतलब होता है पढ़ नहीं पाएगा। फिर देखो प्रोटोनिका, फिर अगर बात करें अपन प्रोक्टोनिक और ऑडियोनिक, शब्दों की तुलना नहीं कर पाता है, संबंध स्थापित करने में असमर्थ होता है। फिर भाषा संचार विकृति, अफेजिया और डिसएफेजिया, मौखिक भाषा को ना तो ढंग से ग्रहण और ना ही व्यक्त करता है, उसे अफेजिया कहते हैं। डिसफ्रेजिया, डिसफेजिया का मतलब लिख तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। कई छात्र होते हैं ना, आप उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सर लिख दे लेकिन बुली जगह नहीं, बोल कौन सा गुम है, तो वह कहीं क्रिया करे लिख सके तो वो कौन सी बीमारी हो गई साथियों, डिस्फेजिया हो गई। डिसऑर्थोग्राफिया, वर्तनी संबंधी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, श्रवण संबंधी, ऑडिट के साथ में ये विकार होता है साथियों। फिर है खोजपूर्ण अधिगम, ब्रूनर ने दिया, आशुबेल भी होता है। डिमेंशिया, स्मृति अचानक कम हो जाती है, याददाश्त कमजोर होता है, डिमेंशिया कहलाता है साथियों। तो साथियों ये थी आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर अपन ने समायोजन पढ़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुसमायोजन के जो उपाय है, दमन, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन वगैरह, जो इनमें से सवाल बनेगा। इसके अलावा विविध अधिगमकर्ता की जो आपके विकृतियां हैं उनमें से सवाल बनेगा। 3 सवाल हो गए, समायोजन से सवाल बनेगा, कुसमायोजन की जो आपके दमन हो गया, प्रत्यागमन हो गया, औचित्य स्थापन हो गया, विस्थापन, वहां से सवाल बनेगा दूसरा। और तीसरा सवाल साथियों यहाँ पर विविध अधिगमकर्ता की अगर बात करें तो इनके जो विकार होते हैं, डिमेंशिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया, यहां से सवाल बनेगा साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने अलग अलग ग्रुप में, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।